वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द वीकली चकल्लस। आज हम बात करेंगे दो मेजर पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स के बारे में। पहला तो बिहार में चल रहे इलेक्टोरल रोल के स्पेसिफिक इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। इस पर ऑपोजिशन का विरोध, क्या ये एक पॉलिटिकल मूव है या नॉर्मल प्रोसेस। और दूसरा महाराष्ट्र में चल रहे हिंदी भाषा के विवाद पर, जो वहां की पॉलिटिक्स को और गर्म कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनके साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिहार पे आते हैं, जो अभी वहां पर विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन ने अभी एक ऑर्डर निकाला है कि जितने भी वोटर लिस्ट है उसको दोबारा से वेरिफिकेशन करेंगे। उन्होंने उसका नाम भी दिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 22 साल बाद ये हुआ है और हालांकि ये होता है, 20 साल पहले भी हुआ था, शायद ये 2003 में ही हुआ था, तो उसमें भी सेम थिंग थी। लेकिन इस बार कुछ चेंजेस हैं इसमें, तो आप उसको थोड़ा सा जरा बताएंगे कि पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का एक रूटीन प्रोसेस है, बट ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकता है कि कब उसको ये चीज करने की जरूरत है। तो वो रिवीजन वाली चीज है कि जैसे वोटर लिस्ट होती है उसमें बहुत सारे लोग एडिशन उनका होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई नया 18 ईयर्स का हुआ है या अपनी एक वोटिंग राइट वाली एज पे आ गया है, या कोई मूव होके, जैसे मान लिया आप यूपी से मान लीजिए कि आप कर्नाटक मूव किए, अब आपको वहां पे वोट देना क्योंकि आप वहां पे रह रहे हो और आपका जैसे यूपी से आपका नाम कटना चाहिए और कर्नाटका के जो वोटर लिस्ट है वहां पे ऐड होना चाहिए। तो इस तरीके के जो भी उस पर अपडेट होने हैं तो वो रिवाइज करेंगे, पहले वो चेक करेंगे कि हाँ उसमें क्या क्या सही है, उसमें क्या चीज ऐड होनी है, क्या चीज रिमूव होनी है, और उसके बाद उसको अपडेट करके एक नई लिस्ट जारी करेंगे और आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन वोट के लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए जो यहाँ पर 2003 के पहले जो लोग थे, रजिस्टर्ड थे, तो उनको सिंपल सा एक फॉर्म भरना है, करना फॉर्म जिसे बोलते हैं। तो ये उन्होंने एक फैसिलिटी दी है क्योंकि लास्ट टाइम ये एक्सरसाइज 2003 में हुई थी, अभी काफी समय बीत गया, ऑलमोस्ट 22 साल हो चुके हैं तब से। तो उस जैसे अब जो 2003 में जो लोग वेरीफाई हो चुके थे और जिनका जिनका था डिटेल वहां पे ऑलरेडी, तो उनको कुछ एडिशन करने की जरूरत नहीं, उनको कोई नए डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, उनके लिए एक सिंपल सा फॉर्म है, आप फॉर्म फिलअप करिए एंड दैट्स इट। लेकिन अब जो नए उसमें एडिशन आ रहे हैं तो उनको अपना जो रेसिडेंस प्रूफ और उनको अपना बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा। ये एक रिक्वायरमेंट है जो कि मतलब प्रॉपर वैलिड है कि भाई इलेक्शन कमीशन कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आपके पास सही वोटिंग राइट है कि नहीं, आप सही जगह पर रजिस्टर हो कि नहीं। मतलब आप यूपी के रहने वाले हो और आप जाके कर्नाटक में जाके वोट दे रहे हो, तो ये कैसे इलेक्शन कमीशन। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो है यूपी में भी अपना वोटर आईडी बनाकर रखे हैं, बाहर भी 2-2 4-4 जगह वोट्स दे रहे हैं, तो उन सब चीजों को मॉनिटरिंग करने के लिए बेसिकली ये बनाया गया। इसकी वैसे देखा जाए मेन इंपॉर्टेंस क्या है, जो सिटीजनशिप वाली इन्होंने नया ऐड किया है इस बार के, जो 2003 के बाद के लोग हैं इनको अपनी सिटीजनशिप भी दिखानी होगी, डॉक्यूमेंट्स अपना जो है उसमें लगाना है। 2003 वालों के जो रजिस्टर है ऑलरेडी उनको नहीं है, उनको सिंपल से वेरीफाई करना है कि मेरा ये एड्रेस है, और जो लोग मर गए हैं उन हटा देना है नाम, और जो मूव कर गए हैं उनको हटा देना है। बट जो 2003 के बाद जो एलिजिबल हमारे 18 प्लस जो वोटर्स हैं उनके लिए ये बोला गया है कि आप सिटीजनशिप का भी वो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, जैसे लोगों में थोड़ा सा बहुत पैनिक सिचुएशन है कहीं कहीं पर और गलत चीजें भी है, मिसकम्युनिकेशन है, तो उसको थोड़ा सा हम जरा सा बस क्लियर कर देते हैं कि ये कोई भी गलत या पैनिक सिचुएशन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स ही आपको देना है सिटीजनशिप का। तो उसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पहले हम बता देते हैं। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस तो यही है कि भाई जो वैलिड और जेन्युइन वोटर्स हैं, जो इंडियन सिटीजन हैं सही मायने में, उनको वोटिंग राइट्स होने चाहिए, और जो नहीं उनको नहीं होने चाहिए। तो अब ये चीज वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बोला है कि आप ये सबमिट करो, जिसके बेस पे इलेक्शन कमीशन आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ठीक है आपको वोटिंग राइट्स होने चाहिए कि नहीं। यहाँ पे कोई सिटीजनशिप वाली या ये सारा चीज उनके स्कोप में नहीं, वो ये नहीं डिसाइड करेंगे आप सिटीजन हो कि नहीं, वो बस ये डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ आपको वोटिंग राइट है कि नहीं, हाँ, आपके पास प्रॉपर आप वोट के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में इस सेंस में है कि भाई मान ले कि कोई ऐसा बंदा वोट कास्ट कर रहा है कि जो एलिजिबल नहीं है, तो वो आपका एक तरीके से अधिकार पे मतलब हस्तक्षेप कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको चुनने का अधिकार है एज एन इंडियन सिटीजन की भाई आपका जो लीडर होगा वो कौन होगा, कौन जीत के आएगा। लेकिन जो इंडियन सिटीजन नहीं है वो कैसे उस आपके लिए मतलब कि उस किसी भी कैंडिडेट के लिए वोट कर सकता है, क्योंकि वो उसके नेशनल इंटरेस्ट से अलाइनमेंट नहीं होगा उसका। तो इस
सेंस में ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और इससे दर्द उन्हीं लोग को हो रहा है कि जो जिनको पता है कि उन लोगों ने थोड़ी बहुत धांधली करके रखी हुई है। क्योंकि ये बहुत ही नोन फैक्ट है कि इधर 22 सालों में बहुत सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत आ चुके हैं। तो ये स्टेप बहुत ही मैंडेटरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ आधार कार्ड बनवा कर बैठे हुए हैं, उनको वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं। अभी तक से आधार कार्ड देखा जाए तो सिटीजनशिप का कुछ भी वो प्रूफ नहीं करता है, वो एक आपकी आइडेंटिटी है देखा जाए, और आधार कार्ड तो फर्जी बन ही रहे, बिल्कुल मतलब बड़ी धांधलेबाजी हो रही है आधार कार्ड। तो उन्होंने शायद आधार कार्ड एज अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट मना कर दिया है, शायद इसीलिए लोगों को और पैनिक पहले ले लेते थे। नॉट सिटीजनशिप बट डॉक्यूमेंट ये बहुत ही वैलिड था आधार कार्ड। इस बार उन्होंने बोला कि आप बर्थ सर्टिफिकेट दो या पासपोर्ट दो या लैंड का कुछ आपके पास रजिस्ट्रेशन है, वो सारा चीजें मांगी है। तो प्रॉब्लम वो हो रही है क्योंकि अब कहाँ से आएगा जो फर्जी है, इलीगल है। देखिए दर्द वहीं पे हो रहा है, क्योंकि जो ज्यादातर जो अगर आप देखिए इमिग्रेंट्स कौन से इलीगल, तो वो बांग्लादेश से एंटर करते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या वगैरह। तो अब वो लोग ऐसा नहीं कि वो एंटर करके वो वहीं पे रह जाते हैं कि मतलब कि लोगों को पता हो या एडमिनिस्ट्रेशन को पता हो, वो वहां से एंटर करने के बाद वो पूरे इंडिया में हर जगह घुस जाते हैं, और हर जगह जाके उन लोग अपने वोटर कार्ड बनवा के रखे हुए हैं, फिर वोट देते हैं। अब होता है कि इन लोग को जो लोग भी फैसिलिटेट करते हैं वोट देने के लिए, वही उनका ये वोट बैंक है। तो एक तरीके से मतलब आप प्रॉपर तरीके से फिर वो बायस इलेक्शन हो जाता है कि जो वोटिंग राइट जिसके नहीं वो भी आके वोट दे रहा है। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब एक फैक्टर है, और इसको मुझे लगता है कि सही से इफेक्टिवली करना चाहिए। तो ये जो सारे ऑपोजिशन है अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया ना केस लेकर, ये लोग चले गए, अब ये आरजेडी वाले और कांग्रेस और ये सारा पिल्ले पड़े हुए हैं वहां पर। तो इनका सुप्रीम कोर्ट में आज भी शायद कुछ उनकी सुनवाई थी। हाँ, और अभी नेक्स्ट है शायद जुलाई में ही है। तो इनका प्रॉब्लम क्यों हो रहा है इतना दर्द, ये तो समझ में आ गया कि भाई इनके बहुत सारे वोटर बैंक्स हैं, जो ये आप रोहिंग्या बांग्लादेशी ये सारे जो हैं इनको छटनी करनी है। और गवर्नमेंट ने भी देख भी लिया था, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इसमें काफी लोग निकल कर भी आए थे, मेरे ख्याल से उसी बेसिस पे ये लिया भी गया होगा स्टेप। अब वो बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन को पूरा राइट है। फिर कौन सी बॉडी ऑथराइज्ड है करने के लिए, उसी के पास है सिर्फ ये, वरना कोई बताओ कोई बॉडी अगर नहीं देखिए राइट तो है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है, और ये लास्ट बार एक्सरसाइज हो चुकी है 2003 में, उसके पहले भी हो चुकी है। मतलब पूरे टेन्योर में देखा जाए तो मेरे ख्याल से 9-10 बार हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है कि वो आउट ऑफ द ब्लू आके अचानक से करने लगे। तो इनको इतना प्रॉब्लम फिर क्यों है? तो प्रॉब्लम इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि भाई इसमें कौन लोग फंसेंगे, वो जो इलीगल है जिन्होंने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बना के रखे हुए हैं, और ये ऐसे लोग किसको वोट देते हैं? ये जो अपोजिशन पार्टी है आरजेडी है, या जो आपके ममता बनर्जी की टीएमसी हो गई या समाजवादी पार्टी, और ये लोग बल्क में देते हैं क्योंकि भाई इनको पूरा एक तरीके से जो सिस्टम है उसने उसको सपोर्ट किया। अरे एक वीडियो देख रही थी मैं कि अभी ये आपका बिहार का ही था, कोई जगह है वहां पर शायद मुस्लिम ही एरिया है, वहां पर छोटी छोटी बच्चियां बुर्का पहन के और वोटिंग उस पे बूथ पे खड़े होके ये वोट दे रही थी। और पीछे से ना 100 रुपए 200 रुपए बच्चियों को, उनके मतलब आप उनकी एज पर अगर जाओगे तो शायद एलिजिबल ही नहीं होंगे, छोटे होंगे ऐसे ही, मतलब 10 12 13 14 15 साल के। अब भुरका उठा के तो देख नहीं सकते भाई, वो तो ये खिलाफ है। इस चीज का तो फायदा उठाया जाता है कि भाई आप उनको थर्ली चेक नहीं कर सकते, और किसी का भी नाम चढ़ा हुआ है वो आके उसके भी हाथ पे वोट देके चला जाएगा, या इन लोग ने खुद ही अपना नाम गलत तरीके से चढ़वा रखा है वोटर लिस्ट में। और अब जैसे अब जब 2003 के पहले तो खुद की सरकार थी, तो उसमें तो एक फॉर्मल वे में ये हुआ होगा, जो भी चीजें हुई होंगी, जो ये रिवीजन हो रहा है। इस बार ट्रांसपेरेंसी के ज्यादा चांसेस है तो उनकी जल रही है या ये प्रॉब्लम है। अब जैसे कह रहे हैं कि टाइमलाइन बहुत कम दी है, 1 महीने का दिया है। तो मैंने आर्टिकल रीड किया अभी कि 2003 में भी एक ही महीने का था। देखिए भाई ऐसा तो नहीं कि ये बहुत लंबी, ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ 2-2 3-3 साल की एक्सरसाइज होगी कि आप अपना सारा अरेंजमेंट कर लो, क्योंकि जो है सिटीजन उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि उसको नए तौर पे जाके बनवाने की जरूरत होगी। और इनफैक्ट ये भी है कि जो 2003 के पहले रजिस्टर है वो 60% लोग तो ऑलरेडी उनके वोट मतलब है ही है, रजिस्टर ही है। हाँ, तो इसीलिए उनके लिए तो फैसिलिटी यही है कि आप सिंपल फॉर्म भरो, आपका तो है, आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और अभी तो पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ऐप है ना, वो उनका इलेक्शन कमीशन के ऐप पे जाके आप भर दो ऑनलाइन बैठ के। बहुत सारे तरीके हैं, बस वही कि अब परेशानी उसी को हो रही जिसने गलत काम किया, उसको पता है कि हाँ अगर इसका सही से चेकिंग हो गई तो वो लोग पास फंसेंगे, और अगर मतलब कि समझे कि इतने ज्यादा वोट अगर कट जाएंगे उन लोगों के। नहीं तो वो तो पूरा यही नैरेटिव फैला रहे हैं ना कि कुछ करोड़ वोट ही काट देंगे।
नहीं, अगर मान लीजिए वो कटने के लिए अगर वो कटने के लिए एलिजिबल है, जैसा कहा जाता है कि 5-6 करोड़ बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, तो ये करीब 10 साल पहले का मतलब लास्ट सेंसस का वो था एस्टिमेशन, तो अभी सोचिए 15 साल बीत चुके हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो करोड़ों में वोट कटने चाहिए। ये तो सब लोग को मतलब इसको सपोर्ट करना चाहिए कि जो इलीगल है उसको कैसे वोटिंग राइट्स मिले। और सबसे बड़ी बात है कि जो है ये आपके सपोर्ट जो कर रहे हैं इन लोगों को वही आके आपको प्रॉब्लम करते हैं ना बाद में। भाई फिर आप जो आती है सरकार चुन के, फिर आप उसको ब्लेम करते हो कि हटा नहीं रहो, तो स्टेप तो यहीं से लेंगे ना। और ये सोसाइटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए जो इस तरीके के इलीगल लोग आते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि वो सीधे साधे या सिंपल टाइप के लोग होते हैं, वो सारे क्रिमिनल माइंडेड उस तरीके के ही लोग हैं। तो आप देखिए जहां पे भी ये ऐसे लोग ज्यादा होंगे, वो अपना गेटोस बना के और बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब उस एरिया में बहुत क्रिमिनल वाला चीज हो रहता है। तो सोसाइटी के लिए भी एक खतरा तो है ही भाई। और गवर्नमेंट ने कितनी फैसिलिटेट कर दिया है कि अभी घर आपको कहीं जाना नहीं है, घर घर जाके वो फॉर्म लेकर आएंगे, जो भी बूथ ऑफिसर्स होते हैं, जो BLAs जो भी कहते हैं उनको, वो घर घर जाएंगे। अगर आपके घर में कोई पर्सन नहीं मिलता है तो वो दोबारा 3 बार आएंगे फॉर टाइम फ्रेम। उसके बाद में फिर आपको एक जो ऐप भी, अब तो सब आदमी मोबाइल चलाता है, ऐप भी चलाते हैं, ऐप पे जाकर आप भर दो, रजिस्टर कर दो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। फिर तीसरी चीज उन्होंने ये भी बोला है कि 1 महीने का वो कंप्लेंट लेटर करके एक जो है वो भी टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि बाय चांस ह्यूमन एरर हो सकता है कि आपका सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद भी आपका नाम नहीं है अगर इन केस, तो आप फिर वो लेटर करके और डॉक्यूमेंट सबमिट करके दोबारा, क्योंकि वो 2 बार लिस्ट जारी होगी, एक बार तो होगी फॉर लाइक डेमो एंड देन फाइनल। तो ये सारी जानकारी देना पब्लिक को बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको लगता है कि ये सारी जानकारी कुछ ये बीजेपी की तरफ से मिसकम्युनिकेशन है, कुछ कम चल रहा है? नहीं, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है, देखिए या लेस कम्युनिकेशन कह सकते हैं, मिस नहीं कह सकते, लेस तो हाँ, बोल सकते हैं। ये तो देखिए बीजेपी हर बार इस मामले में बीजेपी को तो क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो अपना जो कम्युनिकेशन वाला जो भी उनका चैनल है उसमें मतलब बहुत ज्यादा गैप है, वो अपनी बातें लोगों तक क्लियरली पहुंचा नहीं पाते। अगर कोई कंफ्यूजन है, हाँ भाई पेपर में ऐड दो, आप न्यूज चैनल पे चलाओ, उसको रेडियो पे चलाओ, बहुत सारी चीजें होती है कि सारा एक अवेयरनेस फैलाने की। लेकिन एक ही आप उस पे एक होता ना कि आप आराम से बैठे हो, आप सोचो कि नहीं सब कुछ सही हो, सब कुछ सही नहीं हो सकता इतनी बड़ी कंट्री में। सही भी नहीं हो सकता। आपने स्टेप तो अच्छा लिया, अभी बिहार में लिया, फिर पता चल रहा है कि हाँ, बंगाल में भी एक्सटेंड किया जा रहा है। मेन प्रॉब्लम तो वहीं पे आएगी अभी बंगाल में, क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा ऐसे केसेस निकल के आने लेकिन वो यहीं पर अगर खत्म कर देंगे तो आप फिर कैसे उसको एप्लीकेबल करोगे? स्टेप आप अच्छा लेते हो, सोच भी अच्छी है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी देर नहीं हो जाती है? आपको लगता है देर हो जाती है, और दूसरा ही कि उसको एक प्रॉपर तरीके से, मतलब आपको पता है कि किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे। अपोजिशन पार्टी इसको अपोज करेगी, कोर्ट में लेके जाएगी, घसीटेगी उसको, स्टे लेने की कोशिश करेंगे कि जिससे इलेक्शन उनका निकल जाए आराम से बिना ये सारा रिवीजन हुए। तो आपको जब वो सारी चैलेंजेस पता हो, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, हर मामले में यही होता है, तो आप उसके लिए पहले से सारे चीजें वर्कआउट करके कि भाई किसी तरीके का उस पर अड़ंगा ना आए, आप वो सारा चीजें पहले से कवर करके रखो। क्या ये होगा तो हम ये पहले से ही करके रखेंगे कि कोई उस पर क्वेश्चन ना उठा पाए, या कोर्ट को आप ऑलरेडी उसमें एक इंक्लूड कर लो, या उनको कॉन्फिडेंस में लेके कि कोर्ट में भी अगर ये लोग लेके जाए तो वहां पे उसको चीज को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाए कि कोई ऐसी अपील नहीं सुनी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, आज कोर्ट में जो हियरिंग हुई है उनका, अब भाई वहां पर तो जीत नहीं पाए, किसको वापस ले लो, तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने लगा दी कि जो सिटीजनशिप वाला है वो ये कमीशन, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होना चाहिए, ये जो है होम मिनिस्ट्री के पास होना चाहिए। अब वहां पर तो वो फंस गए ना, क्योंकि भाई मेन देखा जाता है होम मिनिस्ट्री के पास ही है। अब ये चीज उनको मेन तो यही है कि सिटीजनशिप वाला हट जाए। हाँ, तो इससे उनको भी पता है कि यहाँ पे वोट और वो चीज सेकेंडरी हो जाती है, मेन तो वही कि जो इलीगल घुस गए उनका आइडेंटिफिकेशन ना, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। अब वो आधार कार्ड डॉक्यूमेंट को कह रहे हैं कि आप उसको मानिए एज अ पहचान पत्र तो है ही, सिटीजनशिप मतलब वो सफिशिएंट है। हाँ, तो मुझे यही लगता है कि ऐसे केस में पता नहीं बीजेपी ऐसे मामलों को ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों नहीं लेकर आती, जिसमें 6 महीने का आपको टाइम मिलता है कि आप उसका खुद से बाद में पास करो, आप ला के उसको इम्प्लीमेंट करो तुरंत। उस पर कोई कोर्ट भी नहीं बोल सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल सकती, कोई नहीं बोल सकता। आप चुपचाप ऑर्डिनेंस लेके आते ये चीज है, ये प्रोसेस है, ये फॉलो करना पड़ेगा, इस पे कोई दखलंदाजी किसी की बर्दाश्त नहीं होगी, और 6 महीने तक उस पर कोर्ट भी नहीं कुछ अड़ंगेबाजी लगा सकता।
आप वो करके अपना मामला, आपका काम निपट जाता, फिर आप अपना पीछे से उसकी तैयारी करते रहते, आपको पता भी चल जाता कि किस तरीके के लोग अब उसको अपोजिशन करेंगे या उसमें बवाल काटेंगे। बवाल तो कटना ही है, वो तो लेकर आएंगे। ये तो अंडरस्टूड है ना भाई कि जो इलीगल है वो उसको इतना पैसे खर्च करके या पूरे जद्दोजहद करके उसने पूरा अरेंजमेंट किया और वो पार्टी के वोट बैंक बने, पार्टी की भी भाई पूरी ताकत लगाएगी अपना वोट बैंक बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें पता है, ऐसा नहीं कि मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है। और ये लोग बेकार में हल्ला कर रहे हैं। एक और चीज है इसमें कि जो जितने भी ये फॉर्म भरे जाएंगे, ये जो जब भी एलिस जाएंगे वो उन्हीं की पार्टी के ही लोग जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी भेज रही है अपने, मतलब जैसे आरजेडी और कांग्रेस वालों ने अपने कुछ 55,000 समथिंग ऑफिसर्स दे दिए, उनके नाम दे दिए कि हमारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है वो जाएंगे फॉर्म भरने। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही धांधली हो जाएगी इसमें। जब आप लोग उधर साथ दे रहे हो, मतलब एक तरीके का बीजेपी से टीम अप करके आप साथ दे रहे हो, यहाँ पे हल्ला मचा रहे हो, तो जनता को बेवकूफ बना रहे हो ना फिर तो। हाँ, तो ये तो बात हो गई बिहार की। अब हम इधर मूव होते हैं जरा महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में भी काफी, यहाँ पर बीएमसी के इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो यहाँ पर भी बड़ी भसड़ मची हुई है हिंदी और मराठी भाषा को लेकर। तो यहाँ पर जो ये हो रहा है, जो विवाद चल रहा है इन सब चीजों को लेकर, इस पे हम क्या डिस्कस करें, मतलब क्या कहना है आपका? देखिए, ये अगर आप देखें कि इसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक प्लेटफॉर्म पे आके और वो मराठी मानसवाला और मराठी अस्मिता को लेके वो अपना जो भी बवाल काट रहे हैं, उनके सपोर्टर हैं, जो भी वो लोगों को मारपीट कर रहे हैं या मतलब कि दंगा फसाद, जैसे वो रेगुलर राज ठाकरे वाला जो पॉलिटिक्स है वही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों का पॉलिटिकल करियर एकदम सबकी खत्म होने के कगार पे है। और ये बीएमसी के जो चुनाव होने वाले हैं तो उसमें बीएमसी एक तरीके से लाइफ लाइन है शिवसेना उद्धव ठाकरे की। और राज ठाकरे अब, क्योंकि राज ठाकरे ने अभी तक कुछ ऐसा अचीव नहीं किया, मतलब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई महाराष्ट्र निर्माण सेना, लेकिन वो कुछ अचीव नहीं कर पाए। उनके आज की डेट में कोई भी एमएलए नहीं है, तो वो भी सोच रहे हैं कि भाई अकेले हम कुछ नहीं कर पाए तो चलो ठीक है, उद्धव के साथ अगर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो हो सकता है हमको कुछ बेनिफिट मिल जाए या एक मतलब हमको भी थोड़ी इम्पोर्टेंस मिल जाए बीजेपी की तरफ से, या बीजेपी को लगे कि भाई ये लोग जो है अड़ंगेबाजी कर सकते हैं, चलो ठीक है इनको भी अपील किया जाए थोड़ा बहुत। तो ये सारा उनका चाह है और ये भी जानते कि ये उनके लिए काइंड ऑफ लास्ट मौका है। इसको अगर वो चूके अगर बीएमसी का इलेक्शन हार गए तब फिर काफी इनके लिए तो उद्धव ठाकरे के लिए फिर क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी, गवर्नमेंट में भी नहीं है और जो है उनके पास फिर जो फंडिंग वाला जो चीज है वो वहीं से ही एक तरीके से उनका मीटअप होता है। और बॉम्बे में जो मतलब मुंबई में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है वो बीएमसी की वजह से, क्योंकि जो कॉर्पोरेटर लेवल के लोग होते हैं तो वो उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, उनका पूरा अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहता है हर चीज में। अच्छा। तो अब अगर ये इलेक्शन वो हारते हैं तो मतलब समझे कि वो जो एक लास्ट उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बचा है वो भी चला जाएगा, जिसकी बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं। तो उसको बचाने के लिए उनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं कि भाई चलो कि यहाँ इस मुद्दे पे जो है हमको पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा। अब मराठी वाला चीज उन्होंने ऐसा फालतू का फैला के रखा हुआ है कि उनको मालूम है कि इसको जो बीजेपी का जो महाराष्ट्र विंग है वो भी उसको अपोज नहीं करेगा मराठी वाली चीज। पॉलिटिकल सर्वाइवल बेसिकली उनका ये मुद्दा, सेंसिटिव मुद्दा इसलिए उठाया कि बीएमसी में जीतना जरूरी है। इसको कोई रोकने की कोशिश नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा, और जब नहीं रोक पाएंगे तो उसका उनको बेनिफिट मिल सकता है कि भाई जो लोकल मराठी लोग हैं वो उनको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है हमारे कॉज के लिए लड़ रहे हैं और जो है इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो यही पूरी इंटेंशन है अपना सर्वाइवल के लिए कि किसी भी तरीके से हम बच जाएं, बस हम थोड़ा बहुत पावर हमारे पास रहे। आपको फिर नहीं लगता यहाँ पे कि बीजेपी फिर यहाँ पे स्लो है थोड़ी? देखिए स्लो क्या, मुझे लगता है बीजेपी की यहाँ पे एक तरीके से गलती, क्योंकि आपकी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है कोलिशन में है जो कुछ भी है, तो लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वहाँ पे ऐसी कोई इश्यू ना खड़ा हो, मेंटेन है। भाई आप सोचिए कि बैंक में जाके कोई मारपीट कर रहा है या कोई ऑटो वाले को मार रहा है, कोई बिजनेसमैन को जाके मारपीट कर रहा है, तो ये बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? भाई पुलिस किसके अंडर आती है? पुलिस तो जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, और आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। अब उसमें ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो शिंदे ग्रुप है जो शिवसेना वाला, उसके कोई एमएलए वगैरह वो भी उटपटांग बयान दे रहे हैं, उनके लोग भी कहीं कहीं पे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो एक तरीके से कंपटीशन वाली चीज है कि हाँ भाई तुम कर सकते हो तो हम भी करेंगे, तो उनको भी अपनी जमीन बचानी है। भाई शिवसेना है तो महाराज की पार्टी, और मराठी को ये सेंसिटिव मुद्दा तो वो हिंदी और मराठी वाले पे तो साथ देंगे। और नॉर्थ इंडियंस का तो मुंबई नोन है कि पहले भी काफी कुछ चीजें उनके साथ हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे
चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी हो, चाहे वहां पे स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, यहाँ पर फिर वो चाहे तो दोहरे गेम्स नहीं खेल रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि फिर मैंने वही पहले की बात है कि जब बहुत अभी जब चंद्रशेखर की वो थी गवर्नमेंट थी, तो बहुत नॉर्थ इंडियंस पे ये सब अत्याचार और मुंबई में काफी फैला हुआ था। तो उन्होंने फोन किया वहां पे, तभी शायद बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने फोन किया कि भाई ऐसा है कि पहले देशवासियों की सिक्योरिटी है, मैं फिर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं समझता हूँ और मैं उनके कंधे पे रख के ये सिक्योरिटी उनकी जो वो नहीं कर सकता, खतरे में नहीं डाल सकता। तो शाम तक ये बंद हो जाना चाहिए जो उनके खिलाफ, क्योंकि उस समय भी काफी हिंसा थी उनके खिलाफ, ये नॉर्थ इंडियन के खिलाफ बंद हो गई। तो सेम सेम थिंग नहीं हो सकती अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से? हो सकती है, लेकिन बीजेपी की एक आदत है कि मतलब कोई भी ऐसे जो मुद्दे रहते हैं जिसपे जो उनका कोर वोटर है या बाकी एक इंडिया के लेवल पे जो भी सेंटिमेंट होना चाहिए, वहां पे लोग बहुत ही लेट रहते हैं, इनइफेक्टिव रहते हैं और प्रोएक्टिव नहीं रहते। तो अब उससे होता गया कि भाई मान ली की शुरुआत में कुछ इंसिडेंट हुए, दंगे फसाद वाले, मारपीट वाले, इस पे आपने कुछ नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो डर के मारे हो या सोच रहे कि बहुत ही छोटा मोटा है, ज्यादा है, उतना वाइड स्प्रेड नहीं, लेकिन 2-3 महीने पहले शुरू हो गया था ये चीज। लेकिन उससे होता क्या कि जो कर रहा है बदमाशी, अगर आप उसको नहीं रोकोगे तो उसका मन बढ़ेगा, वो और नेक्स्ट लेवल पे जाके करेगा बदमाशी, और फिर आप उसको कैसे रोकोगे? अगर आप मान ली कि 8-10 इंसिडेंट होने के बाद जब आप जगते हो तो पब्लिक भी कहेगी भाई आप पहले क्यों नहीं जगे, पहले इंसिडेंट पे आपने जाके एकदम बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करी कि दूसरे ऐसा इंसिडेंट होने की नौबत ही ना है। आप चुपचाप जाके सबको पकड़ के जो भी आइडेंटिटी, भाई आज की डेट में सब ड्रोन है, कैमरे हैं, सब 50 तरीके की चीजें होती है, लोकल इंटेलिजेंस सारे वीडियो वायरल हुए थे, किसी की गुजराती शॉपकीपर था, उसके में जाके एक सामान ले रहा है, कह रहा है कि आप गुजराती नहीं बोलते, मैं कल से दुकान बंद करवा दूंगा, और एक तो कॉलर पकड़ के खींच रहा है, मतलब एक किसी ने सारे इंसिडेंट लोगों ने डाले। और आप ये भी देखिए कि ये सारे वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं, इसका पर्पस ही वही है कि एक मतलब उस तरीके का मतलब एक सेंटिमेंट फैलाया जाए क्या, हाँ भाई ये मराठी वाला चीज है, इसको ये लोग मतलब लेके चल रहे हैं, और इसके अगेंस्ट कोई बोलता है तो उसको भी हाईलाइट करेंगे, यहाँ देखो भाई मराठी को उसको अपोज कर रहे हैं। तो ऐसे वीडियो पहली बार कैसे चल रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं हट रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं रोक पा रही? दूसरा, सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कोई ऐसा कस के एक्शन क्यों नहीं लिया कि जो जो भी कल्प्रिट थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप बहुत सारे स्ट्रिक्ट वो मतलब की चार्जशीट वगैरह आप लगा सकते हो कि हाँ भाई इन्होंने ये गुंडागर्दी करी है, जो कुछ भी बंद करो, मार पीट के एकदम ठीक कर दो। नहीं, दूर से प्रोटेस्ट कर रहे हो, बैठ के कर रहे हो तो आप ठीक है, लेकिन जैसे आप लॉ एंड ऑर्डर को आप ऊपर उसके अगेंस्ट जाके कोई चीज मार पीट कर रहे हो, मार दिया उठाकर, किसी को खींच लिया, मतलब तगड़ा मारा है गुजराती को, तो फिर आप उस पे भी आपकी गवर्नमेंट होके आप उस पे भी नहीं कोई एक्शन ले रहे हो। सोचिए कि बीजेपी के लिए हर तरफ से नुकसान ही होगा, क्योंकि और ज्यादा नुकसान तो नहीं लेना चाहती है क्योंकि उनको नुकसान, उनको वहां पे नहीं, लेकिन बात ये है कि अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ज्यादा नुकसान बीजेपी का ही, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि जय अब बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो जो वहां के मान ली ऐसी सोच वाले जो मराठी होंगे खुश हो जाएंगे बीजेपी से कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ये तो होगा नहीं कारण। दूसरा, ये जो भी वहां पे नॉर्थ इंडियन ओरिजिन के लोग हैं या बाकी जगह के जो मराठी स्पीकिंग नहीं है, वो बीजेपी से बताएंगे भाई तुम्हारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, तुम कुछ नहीं कर रहे। फिर बाकी स्टेट में भी जो ऐसे लोग होंगे जो वो भी बताएंगे कि हाँ भाई आप वहां पे हम लोग को बचा नहीं पा रहे हो, मतलब क्या हम पिट रहे हो, आप बैठ के वहां पे चुप बन के तमाशा देख रहे हो, उधर आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आप अगर जैसे मान ली कर्नाटका में हो रहा है लैंग्वेज के नाम पे जो भी वहां पे बवाल चल रहा है, और तमिलनाडु में जो चल रहा है तमिल के नाम पे, तो आप उस चीज को अपोज करते हो, आपके लीडर्स जाके उसके खिलाफ बयान देते हैं, आप सेंट्रल लेवल पे भी आपके होम मिनिस्टर और ऐसे लोग ने भी बयान दिया, फिर आप किस मुंह से जाके उस चीज को अपोज करोगे अगर आप अपने ही स्टेट में नहीं बचा पा रहे? तो बीजेपी के लिए हमारा अगर इनएक्टिव रहते हैं, कोई स्टेप नहीं लेते, तो ये उनके लिए हर तरफ से मार पड़ेगी। वही होता है कि जैसे एक हिंदू वाले इसमें भी होता है कि हिंदू के सपोर्ट में कुछ नहीं करते, बाकी लोग को अपील करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो आप अपने कोर वोटर से भी जाते हो, और जो बाकी लोग तो वैसे भी आपका सपोर्ट नहीं करने वाले, वही चीज यहाँ पे होगी कि वो लोग ऐसे ही नहीं सपोर्ट करेंगे जो आपके हैं। और ये बेकार की बकवास कर रहे हैं कि मराठी और हिंदी, और सारा बॉलीवुड हिंदी में मूवी बनाता है, सारे न्यूज चैनल सारे, मतलब है कि उसमें आधे मुंबई से जो भी होते हैं ऑन एयर, वो हिंदी में क्यों चला रहे हैं? पूरा आप स्टेट फिर बैठकर आप मराठी कर दो ना कि हिंदी वहाँ कोई नहीं बोलेगा। फिर आप शेयर मार्केट में सारे गुजराती का ज्यादा, सारे ट्रांसपोर्ट पे वहां पर बिहारियों का ज्यादा, वो जो बिजनेसमैन है वहां सारे गुजराती है, सारा हिंदी है। देखिए इस चीज को एक्सपोज करने के लिए ये तो प्रॉपर सिर्फ एक हिपोक्रेसी है,
कि आप बॉलीवुड को जाके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा एक इंडस्ट्री, आपको पता कि वहां पे कुछ छिड़खानी आमिर करेंगे खान से पूरा। आप बुलवा लो सलमान हाँ, खान से मराठी। आप जैसे, और आप उर्दू बोलने वाले वहां पे इतने लोग हैं, पारसी बोलने वाले हैं, आप उनको जाके चेंज करा के दिखा दो। उनके खिलाफ आप एक भी वीडियो नहीं देखेंगे कि किसी मुस्लिम को पकड़ के उन्होंने बोला हो कि उर्दू की जगह तो मराठी बोलो। और ऐसा कोई नहीं इनफैक्ट मिलेगा। मजे की बात तो ये है कि जो वहां पे मुस्लिम है वो भी आधे नॉर्थ के इंडियंस है, वो भी हिंदी बोलते हैं। इनकी तो वही फजीयत हुई है ना कि उसमें से 1-2% ऐसे जो उर्दू बोलते होंगे, तो वो क्या बोलेंगे। और प्लस 35% मराठी वहां पर ऐसे सिर्फ मराठी है, बाकी वहां पर सब आउटसाइडर्स हैं। मतलब मतलब बेकार क्या बवाल है ये देखिए, सिर्फ। ये और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बेस्ड एक बस सारा हाँ, मुद्दा उठाया वो जा रहा है। बीएमसी इलेक्शंस है, सही कहा आपने, क्योंकि वहां पर बीएमसी इलेक्शंस में लोकल बॉडीज जो मराठी है वो ही वोट ज्यादा देते हैं, क्योंकि ये आउटसाइडर्स विधानसभा और लोकसभा वाले में ज्यादा फोकस करते हैं। तो उनका फंडा बस वही मोटिव है कि शायद हम ये ना हार जाए, तो इनको अपने जो अट्रैक्ट करना है लेकिन ये। आप सोचिए कि जैसे एज एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप मान लीजिए एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया पे न्यूज चैनल में आप पोस्टर्स के थ्रू ये सारा चीज अगर आप चलाओ अच्छे से कि भाई क्यों देखिए नहीं इन होगा। लोगों ने ये जो गुंडागर्दी करी थी, ये बंदे हैं, आप उनका पूरा पोस्टर छपवा के चौराहे पे लगाओ कि इन लोगों ने ऐसा किया था, इनको पकड़ के उनके साथ ये सारा पनिशमेंट दिया गया है। और आप चैनल पे भी डाला दो कि ऐसा कोई करते हुए पाएगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, उसको इस जगह से बाहर किया जाएगा। भाई बहुत सारी फैसिलिटी होती है। अब अगर ऐसा आप करोगे तो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके मन में भी डर आएगा, पब्लिक को भी लगेगा कि हाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आपको कोई दोष नहीं देगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। ये तो एक जेन्युइन चीज है ना, और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप इसको नहीं निभा रहे हो तो मतलब बहुत ही गलत बात है, और उसका बहुत ही गलत मैसेज ये जाएगा। सिर्फ मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, मुझे लगता है यहाँ पे रीजनल पॉलिटिक्स तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स वाले जो भी इनके स्टेट्स हैं, ग्लोबल सिटीज हैं, वहां हाँ, पे हर जगह के लोग आके रह रहे हैं। और अगर आप एकदम से इस तरीके का कोई चीज इम्प्लीमेंट करते हो, मान ली कि उसको एक्सेप्टेंस होता है किसी तरीके, तो इसका मतलब क्या है, जो बाकी लोग ऐसा है नहीं कि वो रातों रात या एक हफ्ते में वो बैठ के मराठी सीख लेंगे। तो अगर नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, फिर वो वहां से जाएंगे, फिर आपको वर्कर की शॉर्टेज हो जाएगी, जो भी पूरा एक सेटअप है, सिस्टम जो वहां पे चल रहा है वो सारा चीजें नहीं चलेगा। अब ये चीज बीजेपी को समझने, भाई उनकी जिम्मेदारी की सारा चीजें सिस्टम ठीक से चले, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे हो, चाहे वर्कफोर्स के नाम पे हो, और किसी भी चीज के फिर रिस्पेक्ट ऐसे में तो हो। स्टेट वाइज में इन्होंने लैंग्वेज वाला बैरियर कर दिया है। फिर अब पहले बहुत पहले शायद दिल्ली में भी उन्होंने शुरू किया था, और दिल्ली में थोड़ा बहुत अभी भी होता है, बहन जी और भाई जी, वो यूपी वाला चीजें आ जाता है वहां पर भी। अभी तो काफी कम हो गया है, लेकिन नहीं, क्योंकि कर ही नहीं सकते ना, दिल्ली में भी कितने कर नहीं आउटसाइडर्स सकते हैं। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मान लें कि कोई कहीं किसी भी रीजन का है, अब वो कहीं पे जाके काम कर रहा है, जो कुछ भी है भाई उसने अपना वहां पे एक लिविंग वाला चीज मेंटेन करके रखा हुआ, तो उसके लिए ये जरूरी क्यों है कि भाई वो मराठी बोले तो ही वो तो वहां पे रह सकता है। ये तो फिर इंडिया एज अ कंट्री का क्या मतलब मतलब है। ही नहीं हो, फिर आप वही वाला चीज अपने लिए बना रहे हो, जैसे कुएं का मेढक है, बस वो अपने ही कुएं में वैसे मेढक रहता है, फिर दूसरी जगह फिर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटीज अब नहीं है, इसका, और ना ही तो हाँ, कोई एक डेवलपमेंट है। इसका मतलब कि साइड इफेक्ट ये भी होगा कि मान लिया आपने इस तरीके के बवाल को होने दिया और ये थोड़ा वाइड स्प्रेड हो गया, तो जो मराठी लोग, ऐसा तो है नहीं कि वो सारे मराठी जो है महाराष्ट्र में ही काम कर रहे हैं, भाई वो कर्नाटक में काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में काम कर उसके रहे लिए हैं, भी बहुत सारे हम प्रॉब्लम लोग जानते हैं है। जो एनसीआर में काम कर रहे हैं, फिर उनके लिए क्या होगा। वो उनको वहां पे मारपीट होगी, यही वो चाहते हैं जो राज ठाकरे और इस टाइप के लोग, वो तो वही टाइप कांग्रेसी। की पॉलिटिक्स हाँ, ही करते वो हैं यही आगे। चाह रहे हैं कि भाई सोसाइटी में डिवीजन और लैंग्वेज के नाम पे, क्योंकि और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप इस चीज को रोकने की कोशिश नहीं करोगे तो क्या होगा, यही चीजें हर स्टेट में फैलती जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सेंसिटिव चीज है और इसमें बल्कि किसी। अगर वहां पर ये भी है कि महाराष्ट्र में अगर कोई भी जो नई जनरेशन जो भी काम करती है वहां पे, भले वो एक तरीके की हिंदी ना बोलती हो, लेकिन इंग्लिश और मराठी बोलती है, मतलब थोड़ा बहुत तो थोड़ा आता बहुत ही है आता उनको। ही आता है, बोलते ही मराठी, वहां पर रहते रहते वो मराठी बोलने लग जाते हैं। फिर किस बेसिस पे ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो सिर्फ एक उनको पॉलिटिकल मूव चाहिए और कुछ नहीं है। पूरा लेकिन प्योर ये जनता नहीं पॉलिटिकल। समझती है और बस इमोशंस में आ जाती है, ये भी है। नहीं देखिए, जनता भी समझती है, लेकिन बात वही होती है कि होता है ना कि कोई चीज दिख रही है आपको सामने होते हुए, आप उसको इग्नोर करते हो, चलो ठीक है, मतलब कि हो रहा होने जब तक हमारे पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं कि जनता को समझ में नहीं आता, लेकिन वही कि वो उस चीज को कितना सीरियसली लेते हैं। लेकिन अब ये पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से आप सोचो, अगर इसको रोका नहीं गया तो इसका नुकसान बहुत होगा, इसके सोसाइटी को भी होगा, हाँ। इंडिया एज अ नेशन को, और जो सारे नॉर्थ इंडिया में जिनके साथ ये सारी हरकतें होंगी उनको भी बहुत प्रॉब्लम होगी। अब बताओ, 1.25 करोड़ की आबादी है मुंबई में, जिसमें 35 लाख
सिर्फ आउटसाइडर्स हैं और तो जिसमें से 25 लाख बिहारी हैं। वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे लोग अलग अलग जगह से आके अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हर तरीके से, चाहे वो मान लीजिए ऑटो ड्राइवर्स हो या आपके वर्क फोर्स हो या आपके आईटी वाले हो, फाइनेंस वाले हो। और उसका कारण ये नहीं है कि हाँ वो उनको मराठी और ये सब चीज से कोई लगाव वाली चीज है। हाँ वो ये क्योंकि एक वो फाइनेंशियल हब है, आपका फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है इंडिया का, और सारे जो बड़ी कंपनी है वो वहां पे सेटअप करते हैं। तो सेटअप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो महाराष्ट्र का पार्ट है, सेटअप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट सारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करती है। और प्लस वहां से जैसे आपका एक कनेक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, वो सारा चीजें सही है। तो लेकिन वो इसलिए क्योंकि हर जगह से उसको सपोर्ट मिल रहा है। अब जैसे मान लीजिए चेन्नई की तरफ जाइए तो चेन्नई में आपका ऑटोमोबाइल सबका वहां पे इतना ज्यादा इसलिए क्योंकि भाई पोर्ट सिटी है, और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को इनकरेज करती है। हाँ चलो ठीक है, वहां से एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप चीजें बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं कि वो चेन्नई की या तमिलियंस की मोनोपोली होगी कि भाई सारा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया था इसलिए वहां पे सेटअप किया और फिर वहां पर जो वर्कर्स जाएंगे काम करने इधर उधर से तो जाएंगे, तुम लोकली तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, तो उनको तो फिर आप भाषा वाला लैंग्वेज वाला बैरियर कर दो। और अगर आप यही क्राइटेरिया अपनाओगे तो फिर मान लीजिए इंडियन है जो बाहर जाके काम करते हैं तो उनको भी हर जगह वही सारा चीज वो झेलनी पड़ती है, और आप इंडिया में भी वही चीज कर रहे हो इधर उधर का। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, इस पे तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो भी ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर लिस्ट रिवीजन जारी किया गया है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। और जो लोगों में इसको लेकर मिसकम्युनिकेशन है, उसे सरकार को मीडिया चैनल के थ्रू या भी सोशल मीडिया के थ्रू इन्हें प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए और लोगों तक इसकी सही इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। और अगर जरूरत लगे तो गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस लाके इसे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और उधर महाराष्ट्र में जो हिंदी और मराठी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है उसके अगेंस्ट प्रॉपर करेक्टिव मेजर्स ले। क्योंकि जो भी वन रीजन से दूसरे रीजन पर काम करने आते हैं, तो भाषा को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ताकि वो फ्रीडम और फ्री होकर काम कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक